लोच को मापने के लिए निम्न विधि है। निम्न विधि के द्वारा कीमत लोच को, मांग के कीमत लोच को मापा जाता है, जिसमें कि पहली विधि है कुल व्यय विधि, उसके बाद है प्रतिशत विधि और तीसरा है ज्यामिति विधि। तो हम इन तीनों विधियों को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कुल व्यय विधि को। तो कुल व्यय विधि का प्रतिपादन जो है, कुल व्यय विधि का निर्माता डॉक्टर मार्शल को कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि कुल व्यय विधि का प्रतिपादन, इसका निर्माण किसने किया? डॉक्टर मार्शल ने। तो डॉक्टर मार्शल ने क्या कहा था? तो डॉक्टर मार्शल ने कहा कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना प्रतिशत किस दशा में होता है, यह ज्ञात करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन किया जाता है, किसी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन किया जाता है, तो उससे होने वाला, उस परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु पर जो कुल व्यय किया जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसमें कितना परिवर्तन आया है, इस बात को ज्ञात करना चाहिए। कुल व्यय में क्या करना चाहिए? पहली बात तो कि वस्तु में कितना परिवर्तन आया है, वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन आया है, और इस कीमत में परिवर्तन आने से उसके कुल व्यय, टोटल एक्सपेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसे ज्ञात करना चाहिए। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। यह फॉर्मेट बहुत आसान है। पिछले वाली वीडियो में जैसे हम लोगों ने डिग्री को समझा था, वैसा ही ये फॉर्मेट भी है। इसे समझना बहुत आसान है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पहले कॉलम में आ गया स्थिति। 3 स्थितियां लिए हैं, ए, बी और सी। उसके बाद आता है वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत पहली स्थिति में, ए स्थिति में वस्तु की कीमत 2 रुपए है। 2 रुपए से बढ़ करके वह 4 रुपए पे आई। 4 रुपए से घट करके वह 1 रुपए पे आ गई। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले कीमत बढ़ी है, उसके बाद कीमत जो है वो घट गई है। तो इसकी मांगी गई मात्रा, जब 2 रुपए थी तो इसकी 4 मात्राएं मांगी गई। जब 4 रुपए हुई तो इसकी 2 मात्राएं मांगी जा रही हैं, और जब 1 रुपए हो गई तो इसकी 8 मात्रा मांगी जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है, और कीमत के घटने पे जो है वह मांग बढ़ रही है। पर यहाँ पे हम लोग पहले कुल एक्सपेंस देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? कुल व्यय विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले कुल व्यय देख लेते हैं। तो कुल व्यय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? वस्तु की कीमत को वस्तु की मांगी गई मात्रा के साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जब 2 रुपए थी तब 4 की वस्तु मांगी गई, तो 2 से 4 को गुना कर दिए, तो 4 दूना 8। जब 4 रुपए हुई तो इसकी 2 मात्रा मांगी जा रही है, तो 4 दूना 8। जब 1 रुपए हुई तो इसकी 8 मात्रा मांगी जा रही है, तो 1 8 8। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? कीमत बढ़ा है, घटा है, पर फिर भी इसका कुल व्यय जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वह 8 का 8 ही है। तो यहाँ कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इस विधि में, पहले विधि में जब कीमत बढ़ी है और कीमत घटी भी है, इसके अनुसार मांगी गई मात्रा में भी कमी और वृद्धि आई है, पर इससे इसके टोटल एक्सपेंडिचर में, कुल व्यय में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल व्यय समान रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका क्या मतलब हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 1 के बराबर है। जिस मात्रा में किसी वस्तु की कीमत में कमी आई है, उसी मात्रा में उस वस्तु की मांगी गई मात्रा जो है वह कम या ज्यादा हुई है।
चलिए आते हैं स्थिति 2 पे। स्थिति 2 में क्या देख रहे हैं, जब वस्तु की कीमत 2 रुपए थी तो इसकी 4 मात्राएं मांगी जा रही हैं। ठीक, जब 4 रुपए हुई तो 1 मात्रा मांगी जा रही है, यानी कीमत के बढ़ने से इसकी मांग घट चुकी है। अब जब 4 रुपए से कीमत 1 रुपए हो गई है तो इसकी 10 मात्राएं मांगी जा रही है, मीन्स कीमत के घटने से इसकी मांगी गई मात्रा जो है वह बढ़ गई है। तो अब इसका टोटल व्यय देख लेते हैं। तो 2 चौक 8, ठीक, 4 इकाई 4, 1 ताहिका 10। उन्हें क्या देखा, यहाँ पे देख रहे हैं कि जब कीमत बढ़ी है, जब कीमत बढ़ी है तो इसका टोटल व्यय जो है वह घट गया है, और जब कीमत घटी है तब इसका टोटल व्यय जो है वह बढ़ चुका है। तो यह इससे हमें क्या पता चलता है कि कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है। कीमत के बढ़ने पे इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वह कम होता है, वहीं पे कीमत कम होने पर कुल व्यय जो है वह बढ़ता है। कीमत के कम होने के कारण कुल व्यय जो है वह बढ़ रहा है। देखते हैं स्थिति सी पे। तो स्थिति सी पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी कीमत 2 से 4 पे आई, 4 से 1 पे आई, मीन्स पहले बढ़ी है फिर घटी है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी मांगी गई मात्रा पे। तो जब इसकी कीमत 2 रुपए थी तो इसकी 3 मात्राएं मांगी गई, और जब 4 रुपए हुई तो इसकी 2 मात्राएं मांगी जा रही है, और 1 रुपए होने पे इसकी 4 मात्राएं मांगी जा रही है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, कीमत के बढ़ने पर इसकी मांगी गई मात्रा कम हो रही है, और कीमत के घटने पे इसकी मांगी गई मात्रा जो है वह बढ़ रही है। सब में कीमत के मायने में, कीमत के आधार पे स्थिति सेम है। हर चीज में कीमत के आधार पे तो स्थितियां सेम है, पर फर्क किस में आया है, मांगी गई मात्रा में। तो चलिए देखते हैं। अब मात्रा को देख लिए, 3 से 2, 2 से 4 पे आ गई। अब देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को, कुल व्यय को। जब 2 रुपए थी तो टोटल व्यय कितना आया, 6, 2 तिहाई 6, 4 दूना 8, 1 चौका 4। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं जो कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है, कीमत के बढ़ने पर इसका कुल व्यय जो है वह बढ़ता है, तथा कीमत कम होने पर कुल व्यय घटता है। कीमत के कम होने पर इसका कुल व्यय जो है वह घट रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 1 से कम है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कुल व्यय समान रहता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 1 के समान होती है। जब कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है और कीमत के घटने पे कुल व्यय बढ़ता है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 1 से अधिक होती है। और जब कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है और कीमत के घटने पर कुल व्यय घटता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 1 से कम होती है। तो हम लोगों ने कुल व्यय विधि के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना सीख लिए हैं।